तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपने देखा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है। HI और रेड फास्फोरस से जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो HI और रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट करने पे नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6 कार्बन है, मतलब सारे कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। फिर उसके बाद ये हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ऑक्सीन बना देता है और HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बना लेता है। तो इससे ही हमें पता चलता है कि उसके अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। फिर हमने ये देखा कि ये ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि उसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखा कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ पेंटा एसिटेट बनाता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट, मतलब ये OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे है। ठीक है, ये OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे है क्योंकि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। ठीक है। और फिर आपने देखा कि ये कोल्ड HNO3 के साथ, अगर हम इसको कोल्ड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये सैक्रिक एसिड और एल्डेरिक एसिड बनाता है और सेम प्रोडक्ट ग्लूकोनिक एसिड भी बनाता है। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब टर्मिनल कार्बन पे OH। ठीक है, टर्मिनल कार्बन पे OH। ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फिर उसके बाद मैंने फिशर प्रोजेक्शन आपको बताया था कि फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन है उसमें 3rd कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में, टोटल 4 कायरल सेंटर होंगे। ठीक, तो ये तो हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर को अगर देखें तो वो एल्डिहाइड की जगह पे COOH आ जाएगा, और सैक्रिक एसिड और एल्डेरिक एसिड को कंसीडर कर तो एल्डिहाइड की जगह पे COOH, और जो प्राइमरी एल्कोहल है वहां भी COOH। ठीक है। अब उसके बाद देखो, बोले ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इसका नेम क्या है? D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, D प्लस ग्लूकोज। अब इसमें ये जो कैपिटल D है ये क्या बता रहा है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल D क्या बता रहा है यहाँ पे? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। मैंने आपको बताया था 3 एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑब्जर्व होते हैं, कैपिटल D, कैपिटल L। ठीक है, इरिथ्रोथ्रियो एंड RS, इरिथ्रोथ्रियो एंड RS। तो ये वो कैपिटल D कैपिटल L वाला कैपिटल D। कैपिटल D के लिए क्या बोला था कि करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाओ, और करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है वो टॉप में होगा। वहां से जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है, उस पे प्रेजेंट OH ग्रुप की पोजीशन देखनी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट हैंड साइड में है यानी कि डेक्स्टर साइड में है तो कैपिटल D हो जाएगा, राइट हैंड यानी कि डेक्स्टर। ठीक है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो लीवर्स यानी कि कैपिटल L हो जाएगा। तो अगर OH राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल D, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल L। तो ये कैपिटल D ये बता रहा है कि यहां पे जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा इसका ग्लूकोज का, उस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का OH कहां है? राइट हैंड साइड। ठीक, और प्लस क्या बता रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन। ये प्लस क्या बता रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन को बता रहा है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन बता रहा है। एक्सपेरिमेंटली ये डिसाइड होगा। क्या कैपिटल D फॉर्म वाला कंपाउंड हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा? कैपिटल D फॉर्म वाला कंपाउंड हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा?
नहीं, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और वो लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। फ्रक्टोज भी कैपिटल डी फॉर्म को एक्वायर करता है, लेकिन वो लीवो रोटेटरी होता है। ग्लूकोज कैपिटल डी फॉर्म को एक्वायर करता है और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो कैपिटल डी फॉर्म वाला कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों हो सकता है। तो ये हो गया ये कैपिटल डी और प्लस का मतलब। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियर ही हैं आपको। थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में। जो रेस्ट वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई हो जाएगी। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D plus glucose. D before the name of glucose represent the configuration, whereas plus represent dextrorotatory nature of the molecule. It may be remembered that capital D and capital L have no relation with the optical activity of the compound. ठीक है? The meaning of capital D and capital L notations is given as follows. Basically ये capital D capital L configuration को फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो फिशर ने ये बोला कि ग्लिसरॉल जो कंपाउंड है, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। ग्लिसरॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइज करने पे इसका जो प्राइमरी एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ना, वो ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। इसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में ये ऑब्जर्व होता है कि अगर यहाँ पे जो एक कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड में है, तो ये वाला जो फॉर्म होता है ना, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। ये क्या है? डी ग्लिसरल्डिहाइड। देखो यहाँ पे स्मॉल डी लिखा हुआ है। स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है, जबकि ये क्या होता है? ये होता है एल ग्लिसरल्डिहाइड। ध्यान देना, ये डी है और ये एल है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुआ है, एक कोइंसिडेंस है, ठीक है, कि ये वाला कंपाउंड जो है वो डी फॉर्म वाला निकला और ये वाला कंपाउंड एल फॉर्म वाला निकला। तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है और ये एल ग्लिसरल्डिहाइड। फिशर ने ये बोला कि जो डी ग्लिसरल्डिहाइड है, डी ग्लिसरल्डिहाइड का ये वाला पार्ट को आप देख लो, और उसी तरीके से एल ग्लिसरल्डिहाइड का ये वाला पार्ट को देख लो, ये जो बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है। किसी भी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, किसी भी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का ये जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर वाला पार्ट है, अगर वो डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करेगा तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल डी फॉर्म हो जाएगा। अगर ये बॉटम मोस्ट पार्ट का अरेंजमेंट डी ग्लिसरल्डिहाइड के अरेंजमेंट से मैच करता है तो वो कैपिटल डी फॉर्म होगा, और अगर वो एल ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करता है तो कैपिटल एल फॉर्म। आई बात समझे? तो बस आपको ये देखना, अगर बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का अरेंजमेंट डी ग्लिसरल्डिहाइड के साथ मैच करेगा तो कैपिटल डी फॉर्म, और एल ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करेगा तो कैपिटल एल फॉर्म। बाकी कायरल सेंटर पे अरेंजमेंट क्या है मुझसे मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो यहां पे बोला है द लेटर्स कैपिटल डी और कैपिटल एल before the name of any compound indicate the relative configuration of a particular stereoisomer. This refers to their
relation with a particular isomer of glyceraldehyde. Glyceraldehyde contains one asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon मतलब chiral center, ठीक है. One asymmetric carbon atom and exist in two enantiomeric forms as shown below. तो ये दो enantiomeric form है. अब इसमें देखो, ये जिसका OH राइट हैंड साइड में है वो प्लस वाला फॉर्म है, यानी कि D वाला, स्मॉल d, और जिसका OH लेफ्ट हैंड साइड में है वो माइनस वाला फॉर्म. आप देखो बोल रहे ऑल दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड टू प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड आर सेड टू हैव कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. वेयर एज दोज व्हिच कैन बी कोरिलेटेड टू माइनस आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड आर सेड टू हैव कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक. फॉर असाइनिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इट इज द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम व्हिच इज कंपेयर्ड, ठीक है. लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर होगा ना, उसको हमेशा देखना होता है. As in plus glucose, OH on the lowest asymmetric carbon is on the right hand side, which is comparable to plus glyceraldehydes, so it is assigned capital D configuration. For this comparison, the structure is written in a way that most oxidized carbon is at the top. ये क्यों है? क्योंकि करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है. करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन टॉप में होना चाहिए और प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है. मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन शुड बी एट द टॉप एंड प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट बी अरेंज्ड वर्टिकल. तो अब देखो, कैपिटल डी फॉर्म के लिए आपको क्या देखना है भाई? जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, मतलब मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन, यहाँ पे कुछ कायरल सेंटर है, यहाँ पे ऑब्वियसली CH2OH होगा, ठीक है. अगर यहाँ का OH जो है आपको राइट हैंड साइड में दिखा तो कैपिटल D फॉर्म, और अगर ये दिखा लेफ्ट हैंड साइड में तो कैपिटल L फॉर्म. अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं. जैसे देखो, हम बोला D प्लस ग्लूकोज, ठीक है. अब इसी तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं L, ठीक है, L माइनस ग्लूकोज, ये भी कंसिडर कर सकते हैं. अब देखो, D प्लस ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर बना लो. D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, ये D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. अब आपको क्या करना है? इसके सामने रखना है एक मिरर, और उसमें इसकी इमेज ऑब्जर्व होगी, ठीक है. ये इसकी इमेज है. अब अगर ये D प्लस ग्लूकोज है ना, तो ये इसका इमेज क्या हो जाएगा? L माइनस ग्लूकोज हो जाएगा. आया समझ में? yes, sir. ये L माइनस ग्लूकोज होगा. मतलब D प्लस ग्लूकोज और L माइनस ग्लूकोज क्या होंगे? इनैंसियोमर होंगे.
आगे बढ़े। प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा इजिली ऑक्सीडाइज होता है सेकेंडरी अल्कोहल के कंपेयर में। ठीक है, अगर हम जैसे मान लो किसी कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड है, कंपाउंड के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, कंपाउंड के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, तब जाकर के सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा। कीटोन एंड टर्सरी अल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। कीटोन एंड टर्सरी अल्कोहल आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ये उधर जब ऑक्सीडेशन आप पढ़ रहे होगे तो वहां भी डिस्कस किया है इस चीज को। अब जरा देखो, एनसीईआरटी में अगला डिस्कशन गिवन है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो यहां पे बोल रहे हैं द स्ट्रक्चर वन ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्ड मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज but the following reactions and facts could not be explained by this structure। मतलब आपसे पूछा जा सकता है वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो ग्लूकोज के एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो सकते। तो ये 3 पॉइंट, ठीक है, या वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन होते। तो ये 3 पॉइंट आई बात समझ में। तो the structure one of glucose explained most of its properties, but the following reactions and facts could not be explained by this structure। अब क्या है वो facts? Number 1 बोला despite having the aldehydic group, glucose does not give 2,4-DNP test। पहले ये 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है ये समझ लो। देखो, जैसे एक कार्बोनिल कंपाउंड है, 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिया हुआ। अच्छा, वैसे अब नेम आया तो बता देता हूं आपको। तो 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। 2,4-DNP का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये सब एल्डिहाइड कीटोन में आता है डिस्कशन। तो बना देते हैं भाई स्ट्रक्चर। ये बेंजीन रिंग हाइड्रोजीन है, NH NH2। NH2 NH, ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। अब यहां पे NO2 लगाया और यहां पे NO2 लगाया, ये क्या हो गया 2,4-DNP। ठीक है, इसका एक नाम ब्रेडीज रिएजेंट भी है, इसको ब्रेडीज रिएजेंट बोलते हैं। तो क्या होता है अगर आप किसी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है भाई, वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है, वाटर रिमूव होकर के एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है। ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। आइसोमेरिज्म में बताया हुआ है इसको, सिन एंटी आइसोमेरिज्म में।
तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कलर्ड कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है? कलर्ड कंपाउंड। इसका कलर येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, मतलब वैरायटी ऑफ कलर। ये कलर्ड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड 2,4-DNP के साथ कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है तो कंफर्म है कि उसके अंदर कार्बोनिल फंक्शन। समझा है? अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड 2,4-DNP के साथ कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाता है तो यह कंफर्म करता है कि उसके अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो क्योंकि मतलब अगर हम ग्लूकोज को कंसीडर करें तो उसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब उसको 2,4-DNP के साथ कलर्ड प्रेसिपिटेट बनाना चाहिए, बट बनाता नहीं है। बनाना चाहिए, बनाता नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। क्या नहीं है? फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, बल्कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप बॉन्डेड है। वो बेसिकली हेमी एसिटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? हेमी एसिटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो ये है 2,4-DNP टेस्ट। So, despite having the aldehydic group, glucose does not give 2,4-DNP test. Schiff's test भी नहीं देता ये। Schiff's test क्या होता है? ये एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। Schiff's reagent जो होता है ना, Schiff's reagent एक कलरलेस कंपाउंड होता है। ठीक है, Schiff's reagent क्या है? एक कलरलेस कंपाउंड है। उसको जब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं जिसमें एल्डिहाइड है तो मैजेंटा रेड कलर प्रोड्यूस होता है। Schiff's reagent is a colorless compound. When this compound is treated with an organic compound containing aldehydic functional group, then magenta red colored compound is produced. इसको बोलते हैं Schiff's test। ठीक है, अभी अगर ये एल्डिहाइड कीटोन आप पढ़ करके इसको पढ़ रहे होते तो फिर ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। आप ऐसे ही बोले हाँ पता है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल मेहनत करनी पड़ रही है, बाद में एल्डिहाइड कीटोन में भी सब करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया कि ये Schiff's टेस्ट के साथ Schiff's टेस्ट भी नहीं दे रहा है जबकि इसके अंदर एल्डिहाइड है। इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि उसके अंदर फ्री एल्डिहाइड नहीं है। ठीक, तीसरी बात, एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, देखो अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड को NaHSO3 के साथ ट्रीट कर, सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं। NaHSO3 के साथ ट्रीट करने पे एक एडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? एडक्ट। ऐसा एडक्ट बन जाता है, OH OSO3 Na, ये एडक्ट बनता है। ये व्हाइट कलर्ड कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड? व्हाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है। व्हाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड, अब इसमें भी क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना वो हाईली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए, ये लेस हिंडर्ड होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, तो इसलिए ये वाला जो टेस्ट है ना, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? सारे एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? सारे एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में एक साइड में हाइड्रोजन होगा और कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन। कीटोन में कौन? सिर्फ मिथाइल कीटोन। कम से कम एक साइड से तो हिंड्रेंस कम हो। ठीक है, तो वही यहां पे पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो
वैसे तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है तो उसको देना चाहिए टेस्ट, लेकिन नहीं देता। ये तीनों टेस्ट नहीं देने की वजह से हम ये बोलते हैं कि ग्लूकोज के अंदर फ्री एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो वही बात बोल रहे हैं कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, Schiff's test, and it does not form the hydrogen sulfide addition product with NaHSO3. क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट बोले द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन इंडिकेटिंग द अब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। जबकि अगर आप देखो ये जो 5th पॉइंट था स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, आप देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ग्लूकोज की, उसका 5th पॉइंट देखो, उसमें पेंटा एसिटेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। पेंटा एसिटेट के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड दिख रहा है, दिख रहा है ना एल्डिहाइड। तो अगर एल्डिहाइड है तो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट करके वहां ऑक्सीन बनना चाहिए था, लेकिन ये ऑक्सीन नहीं बना था। मालूम है ये जो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का ना, ये साइक्लाइज जब होता है तब भी उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। ग्लूकोज का ए साइक्लिक स्ट्रक्चर जब साइक्लाइज होता है उसको बोलते हैं एनोमराइजेशन, उसके थ्रू एनोमर का फॉर्मेशन होता है। जब वो साइक्लाइज होता है ना, तो साइक्लाइज होकर के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनता है उसमें भी 5 OH ग्रुप होते हैं। 5 OH ग्रुप होने की वजह से वो भी पेंटा एसिटेट बनाता है, लेकिन उसका जो पेंटा एसिटेट बनाता है उसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। समझना है कि नहीं? तो एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होने की वजह से वो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट नहीं करता। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस वजह से इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है। और आप देखो तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑब्जर्व होते हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, जो कि एनोमर्स होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स व्हिच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 419 Kelvin is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin। जैसे ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो क्या बन जाता है, अल्फा ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन है, जबकि बीटा फॉर्म जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन। ठीक है, वो कैसे बनता है, इज ऑब्टेन्ड बाय crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin। ठीक है, ग्लूकोज का हॉट एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो क्या बन जाता है, बीटा ग्लूकोज बन जाता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बीटा का। और मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी का मेजरमेंट होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अल्फा फॉर्म। ठीक है, सिंस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीटा ग्लूकोज इज ग्रेटर, लिख लो, सिंस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीटा ग्लूकोज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्फा ग्लूकोज, since melting point of beta glucose is greater than that of alpha glucose, since melting point of beta glucose is greater than that of alpha glucose, therefore beta glucose is more stable than alpha glucose. Therefore beta glucose is more stable देन अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, ये अल्फा और बीटा फॉर्म ए साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर तो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकते। अगर इनको एक्सप्लेन करना है
तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जब ग्लूकोज का साइक्लाइजेशन होता है तो ग्लूकोज के साइक्लाइजेशन के थ्रू दो टाइप के ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है, एक अल्फा एनोमर और दूसरा बीटा एनोमर। अब ये पॉइंट्स आप लिख लोगे अपने आप से? एक्सप्लेन कर दिया है, नोट कर लेना इसको अपने आप से, नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ठीक है, स्पेस छोड़ करके घर जा करके इसको जो है सिस्टमैटिकली नोट कर लेना। अच्छा, आप देखो, जैसे ग्लूकोज का अब मैं बनाने जा रहा हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक, कैसे बनाते हैं एक बार अप्रोच देखो। देखो, पहले ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बीच में बना लिया, C3OH लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड। ये तो दिमाग में बैठ गया होगा। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ये अलग अलग OH है ना, ये OH जो है इस कार्बोनिल कार्बन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, क्योंकि OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये तो समझ में आ रहा होगा। डिसिमिलर एटम के बीच में भी मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड तो इलेक्ट्रोफाइल, और OH के पास लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो न्यूक्लियोफाइल। अब हमें ये देखना है, ये OH इस पे अटैक करना चाहता है, कौन सा OH का अटैक यहाँ पे प्रिफर्ड होगा। तो बोल रहा है कि जब साइक्लाइजेशन होता है तो हमेशा हमारे दिमाग में ये है कि 5 या 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? 5 या 6 मेंबर रिंग अगर बनेगी तभी साइक्लाइजेशन होगा। अगर ये अटैक करेगा तो 3 मेंबर रिंग बनेगी, ठीक, ये अटैक करेगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगी, ये अटैक करेगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। बनेगी? हाँ, ठीक, ये अटैक करेगा तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, और देख लेते भाई, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। और ये अगर अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 मेंबर रिंग बनेगी। देखो, ये वाला OH अगर अटैक करेगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये होना चाहिए, इसका अटैक होना चाहिए, ठीक। और यहां पे ज्योमेट्री कैसी है, ट्रायगोनल प्लेनर, यहां पे ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर है, उस पे अटैक करने जा रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो दो तरीके से हो सकता है, फ्रॉम टॉप साइड एज वेल एज फ्रॉम बॉटम साइड। तो दो तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। जब ये टॉप साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और ये O नेगेटिव बना, O नेगेटिव कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, फिर वहीं पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो OH आ जाएगा, तो नीचे साइड में OH आ जाएगा। और जब ये बॉटम साइड से अटैक करेगा तो ये OH किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? तो जब यहाँ पे साइक्लाइजेशन होता है तो साइक्लाइजेशन के थ्रू एक 5वां कायरल सेंटर जनरेट होता है। 4 तो पहले से हैं, 4 पहले से हैं, 5वां कायरल सेंटर ये बनता है। जो नया कायरल सेंटर बन रहा है साइक्लाइजेशन में उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। जो न्यू कायरल सेंटर साइक्लाइजेशन के थ्रू बनता है उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और उसी एनोमेरिक कार्बन पे अरेंजमेंट डिफर करेगा, बाकी सारा अरेंजमेंट क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, डायास्टीरियोमर होंगे। तो एनोमर्स हमेशा क्या होते हैं, साइक्लिक डायास्टीरियोमर्स। ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स, ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स, बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। क्योंकि एपीमर्स साइक्लिक एसाइक्लिक दोनों हो सकते हैं, बट एनोमर्स हमेशा साइक्लिक होते हैं। and all anomers as well as apimers are diastereomers। सब पुरानी बातें, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पे जब अटैक होगा तो अटैक के थ्रू एक 5वां कायरल सेंटर जनरेट होने वाला है। तो अब आपको वो 5वां कायरल सेंटर भी दिखाना है।
ठीक है। ध्यान देना बेटा, ये 6th कार्बन है। मैं एक बार फिर से नंबरिंग करके दिखाता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। 1 2 3 4 5 6। 5th कार्बन वाला OH ने अटैक किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये 6th है, ये 5th है, ये 4th है, ये 3rd है, 2nd, 1st, ठीक है। अब आप देखो 4th, 3rd, 2nd का अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। 4th, 3rd, 2nd के अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो 4th का OH राइट हैंड साइड में, 3rd का OH लेफ्ट हैंड साइड में, 2nd का OH राइट हैंड साइड में। अब यहां पे ये जो है ना, ये बन रहा है नया कायरल सेंटर। क्या बन रहा है? न्यू कायरल सेंटर। अब इसका OH जो है राइट हैंड साइड में हो सकता है या लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। तो एक तो ये बन गया, ठीक है, और एक ये बन जाएगा। ध्यान देना, ये रिएक्शन जो होती है ना, ये रिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ऐसे ही एक एनोमर इधर बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, देखना नहीं है। देखोगे ना तो बस देखते ही रह जाओगे, बनाओगे तभी समझ में आएगा, तभी दिमाग में बैठेगा। ये बना बना के देखो इसको। तो देखो, अगर एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है तो ये है अल्फा, ठीक है। और अगर एनोमेरिक कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये है बीटा। ये याद रखना है आपको। एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा। एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा। ऐसे रट दे आओ इसको, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, राइट हैंड साइड में है तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा। तो अब देखो इसका पूरा नेम क्या होगा? अल्फा नई चीज ऐड हो गई, बाकी ये कैपिटल D तो था ही, और प्लस B था, और ग्लूकोज तो था ही। तो ये इसका पूरा नेम क्या हो गया? अल्फा D प्लस ग्लूकोज।
ठीक, उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये अल्फा और बीटा जो होते हैं ना, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। समझाया? ये अल्फा और बीटा क्या है, इंटर कन्वर्टेबल। इनके बीच में ये एसाइक्लिक स्ट्रक्चर लाई करता है। ये जो डी प्लस ग्लूकोज है ना, ये एक तरीके से अल्फा और बीटा के बीच में ट्रांजिशन स्टेट जैसा एग्जिस्ट करता है। समझाया? मैक्सिमम अमाउंट जो ग्लूकोज का है वो अल्फा और बीटा फॉर्म में होता है, बहुत कम अमाउंट ग्लूकोज का एसाइक्लिक फॉर्म में होता है। हाँ, जो ज्यादा स्टेबल है उसका परसेंटेज भी ज्यादा होगा। Excuse me, sir. Excuse me, sir. ठीक है, अब आगे देखो, बोले द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। जो C1 पे OH ग्रुप की पोजीशन है वो डिफर करती है दोनों में। कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। C1 को यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन बोल रहे हैं क्योंकि वो एक नया कायरल सेंटर बन रहा है साइक्लाइजेशन के थ्रू। कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन द एल्डिहाइडिक कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन। सच आइसोमर्स, अरे ये मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हमने कंक्लूड किया था, अभी मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आपको बताऊंगा। मेल्टिंग पॉइंट बीटा का ज्यादा होता है, जिस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो ज्यादा थर्मली स्टेबल यानी कि ज्यादा स्टेबल होता है। बीटा का मेल्टिंग पॉइंट आपने देखा ना 423 केल्विन है और अल्फा का 419 केल्विन। तो जिसका जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसकी उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो यहां पे बोले सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब पायरेनोज स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पायरॉन देखो। अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ग्लूकोज के और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर तो ये फिशर प्रोजेक्शन के टर्म्स में साइक्लिक और एसाइक्लिक हो गया। ऐसे ग्लूकोज का हेवॉर्थ प्रोजेक्शन के टर्म्स में भी स्ट्रक्चर होता है और ग्लूकोज का चेयर कन्फर्मेशन के टर्म्स में भी स्ट्रक्चर होता है। चेयर कन्फर्मेशन वाला स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में नहीं गिवन, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर गिवन है। तो अगर आपको कोई एक स्ट्रक्चर पता हो तो आप उससे बाकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हो, मैं आप उसका अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे पास एक फिशर प्रोजेक्शन है, अब ये ग्लूकोज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कंपाउंड है। अब हम इस कंपाउंड का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो फिशर प्रोजेक्शन के टर्म्स में तो अप्रोच आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, रिंग का साइज देखना है, कहां से 6 मेंबर्ड रिंग, अगर 6 मेंबर्ड रिंग नहीं बन सकती तो कम से कम 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी।
वो कहां से फॉर्म हो सकती है? तो यहां से यहाँ पे 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, ठीक। बाकी ये 4 कायरल सेंटर तो रहेंगे ही, एक कायरल सेंटर ये वाला भी बन जाएगा। अब इस कायरल सेंटर पे 2 अरेंजमेंट होंगे, एक केस में OH लेफ्ट हैंड साइड में, एक में OH राइट हैंड साइड में। अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड में तो अल्फा, नहीं राइट हैंड साइड में तो अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा। ये तो याद रहेगा, ठीक है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग मैं बनाने जा रहा हूं हेवॉर्थ प्रोजेक्शन। इसका क्या बनाने जा रहा हूं? हेवॉर्थ प्रोजेक्शन। देखो कैसे बनाते हैं हेवॉर्थ प्रोजेक्शन। पहले ये एल्डिहाइड दिखाओ सबसे पहले, ठीक। ये जो कार्बन चेन है ना, ये कार्बन चेन को आपको एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अरेंज करना है। कौन से मैनर में? एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अरेंज करना है, नहीं क्लॉकवाइज मैनर में अरेंज करना है। कैसे में अरेंज करना है? क्लॉकवाइज मैनर में अरेंज करना है। साल में एक बार पढ़ाना होता ना, भूल जाता हूं। तो इसको हमें कौन से मैनर में अरेंज करना है? क्लॉकवाइज मैनर में अरेंज करना है। लो कर दिया भाई। कितने कार्बन इसके अंदर? 6। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो फिर से काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और इधर 6, ठीक है। अब देखो यहां पे जो ग्रुप, ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, जो ग्रुप हॉरिजॉन्टल पार्ट पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे जो ग्रुप राइट हैंड साइड में है, हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट हैंड साइड में जो ग्रुप है वो यहां पे कहां आएगा? डाउनवर्ड। कहां आएगा? डाउनवर्ड। और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो कहां आएगा? अपवर्ड। ऐसे ऐसे लाइंस बना दो, ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट कार्बन था, ये फर्स्ट, ये है सेकंड का OH कहां है? राइट हैंड साइड में। कहां पे आएगा? डाउनवर्ड। कहां आएगा? राइट हैंड साइड वाला कहां? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आ गया। इसका OH कहां? लेफ्ट हैंड साइड कहां? अपवर्ड, ठीक। ये वाला कहां? डाउनवर्ड। अरे ये लेफ्ट हैंड साइड में है, अपवर्ड ना, अपवर्ड, ठीक। और ये जो CH2OH है ना, CH2OH, ये इसको पहले यहां रख देते हैं, ये CH2OH हो गया, ठीक। और CH2OH यहां रख दिया। अब देखो OH कहां है इसका? राइट हैंड साइड में, तो डाउनवर्ड, यहाँ पे OH डाउन। ऐसे अरेंज कर लो। पैटर्न समझ में आ रहा है? यस सर। पहले ये फिशर प्रोजेक्शन बना है, फिर फिशर प्रोजेक्शन में जो कार्बन चेन है ना, यहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को इधर रखो राइट हैंड साइड में, ठीक। और फिर उसके बाद जो है ये कार्बन चेन को कैसे अरेंज करना है? क्लॉकवाइज। कैसे अरेंज करना है? क्लॉकवाइज, ठीक। और फिर हर कार्बन पे वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दो, क्रॉस वर्टिकल लाइन। और फिर उसके बाद क्या करना है? जो ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड में है उसको कहां अरेंज करना है? डाउनवर्ड। और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको कहां अरेंज करना है? अपवर्ड। इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक। अब देखो अटैक कौन करेगा भाई? कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कौन करेगा? ये OH थोड़ी अटैक करेगा। अरे ये तो छठे कार्बन का OH है ना, 5वें कार्बन का OH अटैक करता है। तो 5वें कार्बन का OH को इस पे अटैक करना है, तो उसको बॉन्डिंग रेंज में तो ले जाना पड़ेगा। अरे बोलो यस सर। अभी ये बॉन्डिंग रेंज में है क्या? दूर है ना, तो उसको बॉन्डिंग रेंज में ले जाना पड़ेगा। लेकिन बॉन्डिंग रेंज में ले जाने के लिए अरेंजमेंट को चेंज करना है, बट ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहना चाहिए। ओवरऑल मॉलिक्यूल नहीं बदलना चाहिए, मॉलिक्यूल सेम रहना चाहिए। सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करो, बट कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे।
तो आपको पता है कि एक कायरल सेंटर पे 3 ग्रुप को अगर क्लोज लूप मैनर में इंटरचेंज कर दिया जाए तो कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। Yes, sir. याद है ना? Yes, sir. तो वही काम यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करने जा रहे हैं भाई। ये OH को जो है ना यहां लाएंगे CH2OH की जगह पे। ठीक, ये CH2OH को कहां लाएंगे? H की जगह पे। और H को कहां ले जाएंगे? OH की जगह पे। क्लोज लूप मैनर में इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो इसके साथ आइडेंटिकल ही होगा ना, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेगा। फिर बनाते भाई नया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट हमने चेंज किया है इसमें इधर OH आ गया। ठीक, और CH2OH कहां चला गया? ऊपर। और H कहां आ गया? नीचे। ठीक है, अब आप देखो ये जो OH है ना C5OH का अटैक होना है। किस पे अटैक होना है? इस पे अटैक होना है। 2 तरीके से अटैक हो सकता है ना, फ्रॉम बॉटम साइड एंड फ्रॉम टॉप साइड। अगर ये टॉप साइड से अटैक करेगा तो ये OH किधर जाएगा? नीचे। अरे बोलो। और बॉटम साइड से अटैक करेगा तो OH किधर आएगा? ऊपर। ठीक, ऐसे 6 मेंबर रिंग बनेगी। अब देखो फर्स्ट अटैक टॉप साइड से हो रहा है, OH किधर जाएगा? नीचे। बाकी सब तो एज इट इज रहेंगे। एक ये बन गया। अच्छा अब देखो बेटा, ये एनोमेरिक कार्बन ये है ना, एनोमेरिक कार्बन का OH बॉटम साइड में है, डाउनवर्ड है। फिशर प्रोजेक्शन में कहा होगा राइट हैंड साइड। अगर फिशर प्रोजेक्शन में एनोमेरिक कार्बन का OH राइट हैंड साइड में होता है तो क्या होता है? अल्फा। मतलब ये क्या है? अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा। क्योंकि OH यहाँ पे डाउनवर्ड है तो फिशर प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड में होगा, इसलिए ये क्या है? अल्फा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूको
अब देखो इसका इसके नेम में एक चीज और ऐड हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो 6 मेंबर रिंग दिख रही है ना, ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए, और ये वाला कंपाउंड है पायरॉन, इसमें भी 6 मेंबर रिंग ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए ऑब्जर्व हो रही है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो पायरॉन लाइक स्ट्रक्चर है, पायरॉन लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज, बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। अरे ग्लूकोपाइरेनोज, GLUCOPYRANOSE। अच्छा, प्रोजेक्शन का नेम पूछ रहा है, हैवॉर्थ, HAWARTH। ये है वो है क्या भाई, वो नहीं होता, WA होता है, HAWARTH, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। हाँ वो है पक्का, कैसे पता चला है, कहाँ है, हाँ 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 वो है वो है वो है हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो साइक्लिक फॉर्म में आपने हैवॉर्थ प्रोजेक्शन भी देख लिया और फिशर प्रोजेक्शन भी देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं इसका चेयर कन्फर्मेशन, क्या बना रहे हैं, चेयर कन्फर्मेशन। अब चेयर कन्फर्मेशन को हैवॉर्थ प्रोजेक्शन से देखो, चेयर कन्फर्मेशन को किससे कंपेयर करना है, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन से कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, देखो ये हटा दें, यही बनाना चाहते हैं। देखो पहले आप एक चेयर बनाओ, यहां ऑक्सीजन रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन यहां होना चाहिए। ऑक्सीजन अंदर वाले साइड में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पार्ट पे। अब देखो, आपको पता है चेयर कन्फर्मेशन में सारे कार्बन पे 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फा वाले से, ठीक, यहाँ पे अल्फा का OH कहाँ है, डाउनवर्ड है, ठीक है, अल्फा का OH कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो जो एनोमेरिक कार्बन का OH डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे वो एक्सियल पोजीशन पे होगा, कहाँ होगा, एक्सियल पोजीशन पे। अभी सिर्फ हम OH दिखाएंगे, बाकी H तो समझ ही जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके बगल वाला कार्बन का जो OH है वो इसके साथ सिस है ना, तो आपको पता है एडजेसेंट कार्बन का एक्सियल ट्रांस होता है, एडजेसेंट कार्बन का एक्सियल क्या होता है,
ट्रांस होता है, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन का एक्सियल और इक्वेटोरियल सिस होता है। तो अगर ये एक्सियल है तो इस बगल वाले कार्बन का OH कहां होना चाहिए? इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, तब तो सिस होगा, ठीक है। लो भाई, ये यहाँ पे OH, अब ये दिखा रहा है ना, ये इक्वेटोरियल दिखा रहा है, तो एडजस्ट अल्टरनेट कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल इसको दिखाना है, इसके पैरेलल या इसके पैरेलल आएगा, ठीक। अब देखो ये वाला OH और बगल वाला OH कहां है? ट्रांस, ट्रांस है ना। अगर इसको इक्वेटोरियल पे रखा है तो यहां वाला OH भी इक्वेटोरियल पे ही होना चाहिए, तभी तो ट्रांस होगा भाई। एडजेसेंट कार्बन का एक्सियल भी ट्रांस होता है, एडजेसेंट कार्बन का इक्वेटोरियल भी ट्रांस होता है, बट एडजेसेंट में एक का एक्सियल और दूसरे का इक्वेटोरियल ये सिस होता है, ठीक। तो हमें देखो ये तो फर्स्ट कार्बन हो गया ना, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड है। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड का OH ट्रांस है, सेकंड थर्ड का OH क्या है? ट्रांस। तो ट्रांस है तो क्योंकि ये इक्वेटोरियल पे था तो थर्ड का भी OH कहां होना चाहिए? इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, ठीक। फिर आप देखो थर्ड और फोर्थ का OH यहां पे क्या है? सिस, सिस है ना। तो अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो ये कहां होगा भाई? एक्सियल पे होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज याद रखना आपको, ये जो CH2OH है ना, ये CH2OH, CH2OH को हमेशा इक्वेटोरियल पे रखना है, ये CH2OH को हमेशा इक्वेटोरियल पे रखना है, क्योंकि बड़ा ग्रुप है ये, बड़ा ग्रुप को ज्यादा रूम मिलना चाहिए, तो ज्यादा रूम उसको हमेशा कहां मिलता है? इक्वेटोरियल। तो CH2OH हमेशा इक्वेटोरियल पे आएगा। और ये H क्यों दिखा रहा हूं? ये स्ट्रक्चर है इसका अल्फा का। अप्रोच समझ में आया? अब जरा एक काम करो, ग्लूकोज के ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो, ठीक है। ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से पहले आप उसका हेवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाओ, और फिर हेवॉर्थ प्रोजेक्शन के बाद, ठीक है, हेवॉर्थ प्रोजेक्शन के बाद फिर आप उसका चेयर कंफर्मेशन बनाओ। ग्लूकोज के ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप रफ कर रहे हो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। रफ वर्क कर रहे हो, अगर फेयर वर्क नहीं कर रहे हो तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको विश्वास नहीं है कि आप जो करोगे वो सही होगा।
साइड वाले अपवर्ड होंगे। राइट साइड वाला हमेशा डाउनवर्ड। ये है स्ट्रक्चर। अब इसमें OH कहाँ है? डाउनवर्ड। फिशर प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड में, तो ये अल्फा है। अल्फा डी प्लस ग्लूको क्या होगा? पायरेनोज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बीटा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज। पिछले वाले स्ट्रक्चर में भी ये लिख दिया था क्या? ग्लूकोपायरेनोज ना, वो ग्लूकोज का तो कंपाउंड ही नहीं था ना वो ग्लूकोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही ग्लूकोज का नहीं था, तो इसलिए आप उसको ग्लूकोपायरेनोज नहीं बोल सकते। ठीक है, अब अगर वो कंपाउंड मैनोज है ना, तो मैनोपायरेनोज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी हो सकता है कि वो गैलेक्टोज हो। ठीक है, तो गैलेक्टोज होगा तो गैलेक्टोपायरेनोज हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो, अगर हमें इसका चेयर कन्फर्मेशन बनाना है
तो चेयर कंफर्मेशन के टर्म्स में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन का OH जो है वो डाउनवर्ड है, इसमें कहाँ जाएगा? एक्सियल। बगल वाला OH सिस, तो कहाँ आ जाएगा? इक्वेटोरियल। ठीक, बगल वाला OH ट्रांस कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल। ठीक है, उसके बगल वाला OH ट्रांस कहाँ आएगा? इक्वेटोरियल। ठीक, और CH2OH मैंने बोला हमेशा कहाँ होगा? इक्वेटोरियल। ये हो गया अल्फा D प्लस ग्लूको पायरेनोज। क्या कौन सा OH? CH2OH एक्सियल नहीं, हमेशा इक्वेटोरियल बोला है। अरे ऐसे देखो ना, ये दोनों सिस हो गए, तो ये अगर एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल। ठीक, अब उसके बाद देखो सेकंड और थर्ड का OH ट्रांस, तो दोनों इक्वेटोरियल। थर्ड और फोर्थ का भी ट्रांस, तो दोनों इक्वेटोरियल। अरे कहाँ बोला था? एक्सियल बोला था मैंने, वही बात है, ड्रॉ तो सही किया है। ठीक है, और CH2OH जो है वो इक्वेटोरियल पे हमेशा रहेगा। ये है स्ट्रक्चर। ऐसे बीटा वाले का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो बीटा वाले में ये OH कहाँ आ जाएगा? इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। समझ आया? और फिर अब आप अल्फा और बीटा का चेयर कंफर्मेशन को कंपेयर करो। बीटा के चेयर कंफर्मेशन में आप ये देखोगे सारे बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बीटा फॉर्म जो है ना उसमें सारे बल्कि ग्रुप कहां है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लेकिन अल्फा में एक बल्कि ग्रुप एक्सियल पे। ठीक, और किसी भी बल्कि ग्रुप के लिए एक्सियल पे कम रूम होता है, इक्वेटोरियल पे ज्यादा रूम होता है, इसलिए बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अल्फा। बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अल्फा फॉर्म। ये बात समझ में आ गई? अरे सबको क्लियर हो गया? यस सर। तो मतलब कोई भी अगर आपको ए साइक्लिक स्ट्रक्चर अब दे दिया जाए तो उस ए साइक्लिक स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग फिशर प्रोजेक्शन साइक्लिक फॉर्म में हेवॉर्थ प्रोजेक्शन और चेयर कंफर्मेशन ये अब आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना भाई, अंतिम मौका है ये। तो ये तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गई। ठीक है, अब उसके बाद फ्रक्टोज को डिस्कस करते हैं, और फ्रक्टोज को डिस्कस करने के बाद फिर मैं मोनोसैकेराइड से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं। क्लियर? फ्रक्टोज बोल रहे कि फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप और 6 कार्बन है तो कीटोहेक्सोज है। इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विथ ग्लूकोज
बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सुक्रोज। जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर बनता है। बाकी आप इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को कराओ, यानी कि इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में भी रिएक्ट कराओ, तब भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में बोल रहा है कि फ्रक्टोज ऑल्सो हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। वैसे ही एलिमेंटल एनालिसिस से ये एस्टैब्लिश होगा। And on the basis of its reactions, it was found to contain a ketonic functional group at carbon number 2 and 6 carbon in straight chain. तो 6 carbon in straight chain कैसे कंफर्म होगा? HI और 8 फास्फोरस के साथ ये भी नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। ठीक है, HI और 8 फास्फोरस से रिएक्ट करके नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, तो उससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि इसमें 6 कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये कैसे पता चलेगा? बोल रहे हैं हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ तो ऑक्सीन बना लेगा, ठीक है, और HCN के साथ साइनोहाइड्रिन भी बना लेगा, लेकिन ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। मतलब ब्रोमीन वाटर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन यहां नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ कीटोन है। कीटोन इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ठीक, कीटोन ऑक्सीडेशन को लेकर के क्या दिखाता है? रेजिस्टेंस दिखाता है। इस वजह से कीटोन को ब्रोमीन वाटर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक, तो उससे कंफर्म होगा। ऑब्वियसली कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे ही हो सकता है, कार्बन नंबर 1 पे तो नहीं हो सकता। And 6 carbons in straight chain, as in case of glucose, it belongs to capital D series. बॉटममोस्ट कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड में होगा, इसलिए कैपिटल D सीरीज। एंड इज अ लीवोरोटेटरी कंपाउंड, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट कर देता है। It is appropriately written as D minus fructose, D उसका absolute configuration minus anti-clockwise rotation. Its open chain structure is as shown. अब जरा इसका स्ट्रक्चर को आप देखो, तो इसमें क्या होगा ना, 3rd कार्बन से 6th कार्बन तक का अरेंजमेंट सेम है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में 3rd कार्बन से 6th कार्बन तक का अरेंजमेंट सेम है, सिर्फ ऊपर वाले 2 कार्बन का अरेंजमेंट डिफर करते हैं। ग्लूकोज में ऊपर में सबसे ऊपर एल्डिहाइड होगा और फ्रक्टोज में 2nd कार्बन पे कीटोन होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर को देखोगे, तीन कायरल सेंटर यहां पे होंगे। 3rd कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में, और यहां पे क्या होगा? CH2OH। ठीक है, ये नंबरिंग, ये है D माइनस फ्रक्टोज। अगर हम यहीं पे एक मिरर लगा दें तो क्या होगा भाई? L प्लस फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड हो, ऐसे दिखाओ या ना दिखाओ, मैं तो पूरा इमेज बनाने के लिए दिखा रहा हूं कि आपको दिखे कि ये इमेज ही है। ये हो गया L प्लस फ्रक्टोज। ठीक है,
अच्छा, अगर अगर आप यहां पे साइक्लाइजेशन को देखो तो यहां पे साइक्लाइजेशन कैसे होगा? अब देखो, जैसे ये वाला OH अटैक करेगा 3 मेंबर रिंग, ये OH अटैक करेगा 4 मेंबर रिंग, ये OH अटैक करेगा 5 मेंबर रिंग, ठीक है, और ये वाला OH अटैक करेगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाँ 6 मेंबर रिंग बनेगा। लेकिन क्या है, ये CH2OH तो होता ही है हर स्ट्रक्चर में, टर्मिनल CH2OH होता है, तो यहां भी होगा, तो इसलिए यहां भी C5OH ही अटैक करेगा, ठीक है, C5OH ही अटैक करेगा। तो C5OH अगर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली यहां भी क्या होगा, यहां भी जो है नया कायरल सेंटर, चौथा कायरल सेंटर जनरेट होगा, जिसको एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। तो इसमें सेकेंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, फ्रक्टोज में सेकेंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है वही एनोमेरिक कार्बन। बाकी अगर आप इसका ये हेवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं, तो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन के लिए आपको वैसे ही प्रोसीड करना है। कैसे प्रोसीड करना भाई? वैसे ही, ऐसे ही। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड यहाँ पे आएगा फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ पे यहाँ है CH2OH, यहाँ CH2OH है, और बाकी इन सब पे अब जैसे देखो, ये थर्ड है, ये थर्ड कार्बन पे OH किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसमें क्या आएगा? ऊपर। फोर्थ कार्बन का OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में, डाउनवर्ड। फिफ्थ कार्बन का OH राइट हैंड साइड में। अटैक आपको किसका कराना है भाई? ये वाले OH का, इस OH का अटैक कराना ना इस पे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से 3 ग्रुप एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये यहां पे 3 ग्रुप एक्सचेंज होगा, तो 3 ग्रुप एक्सचेंज होगा, तो 3 ग्रुप एक्सचेंज के थ्रू ये होगा। अब इसके बाद जो है ये OH अटैक करेगा, तो OH का अटैक यहाँ पे टॉप साइड और बॉटम साइड से हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना एक 5 मेंबर रिंग बनानी है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से 5 मेंबर रिंग बनानी, जैसे फ्यूरॉन में होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में होता है।
एक 5 मेंबर रिंग बनानी है। अब इसके बाद देखो ये जैसे देखो ये OH टॉप साइड से अटैक कर रहा है ना फर्स्ट में, तो जो नया OH बनेगा वो कहां जाएगा? नीचे। Yes, sir. OH नीचे जाएगा, Yes, sir. OH नीचे जाएगा तो CH2OH ऊपर। देखो यहाँ एक CH2, एल्डिहाइड में तो H था ना यहाँ पे, जबकि कीटोन में यहाँ CH2OH है, तो CH2OH ऊपर और OH नीचे। अब बगल वाले कार्ब बाकी जो अरेंजमेंट है वो तो अनअफेक्टेड रहेगा। ये है स्ट्रक्चर। अब इसमें एनोमेरिक कार्बन का OH डाउनवर्ड है, तो ये क्या होगा? अल्फा। ये अल्फा होगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर फ्यूरॉन जैसा है ना, ये फ्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज। क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज, मतलब फ्यूरॉन लाइक। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज। ऐसे बीटा वाले का स्ट्रक्चर बना लोगे। बस खाली एनोमेरिक कार्बन का ही अरेंजमेंट बदलना है, बाकी सब तो सेम ही रहना है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चरल एनालिसिस को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है बायोमोलिक्यूल्स की, मोनोसैकेराइड्स को लेकर के, उसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और फिर उसके बाद जो है ये डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। मतलब कल की क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा।